हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे बेस्ट डार्क मार्क। चलो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और रिसेंटली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक ऐसे स्टार को डिटेक्ट किया है, एक ऐसे मैटर से बने हुए स्टार को जिसे हम देख ही नहीं सकते हैं। हम सिर्फ स्टार के होने के इफेक्ट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं और उससे उसके यूनिवर्स में होने का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं डार्क मैटर स्टार की। अब डार्क मैटर, जैसे आपको पता होगा, एक ऐसे स्पेशल किस्म का मैटर है जो ना तो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ना ही रिफ्लेक्ट करता है। तो क्या इसके पीछे की करीब 90 साल से चलती आ रही डार्क मिस्ट्री फाइनली सॉल्व हो चुकी है? एंड क्या इसी डार्क मैटर ने यूनिवर्स के स्टार्स और ब्लैक होल्स को जन्म दिया है? वेल फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, डार्क मैटर फिजिक्स की वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्री है जिसे आज तक साइंटिस्ट सॉल्व नहीं कर पाए। एंड डार्क मैटर स्टार्स और नॉर्मल स्टार्स के बीच के कनेक्शन को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। ठीक उसी मोमेंट पर जब बिग बैंग हुआ था, यूनिवर्स की शुरुआत। बिग बैंग के तुरंत बाद यूनिवर्स में पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम्स बनना शुरू हो चुके थे, बट साइमल्टेनियसली इन एटम फॉर्मेशन के दौरान यूनिवर्स काफी तेजी से बड़ा और ठंडा भी होते चले जा रहा था। इस वजह से बिग बैंग के सिर्फ 20 मिनट बाद ही यूनिवर्स की फॉर्मेशन में एक टर्निंग पॉइंट आया। इस पॉइंट पर एक्सपेंशन की वजह से यूनिवर्स की टोटल एनर्जी इतने हद तक कम हो गई कि हाइड्रोजन फ्यूज होना ही बंद हो गया। अब जरा सोचो, अगर हाइड्रोजन एटम फ्यूज ही नहीं होंगे तो क्या होगा? एग्जैक्टली, बिना हाइड्रोजन फ्यूजन के स्टार्स कभी भी फॉर्म ही नहीं हो सकते। और ऐसा इसीलिए क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था पहले भी कि स्टार्स तभी फॉर्म होते हैं जब हाइड्रोजन एटम्स फ्यूज होकर हीलियम एटम में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं, व्हिच बेसिकली मींस कि अर्ली यूनिवर्स में स्टार्स एक्चुअल में बनने ही नहीं चाहिए थे। बट आज हम सब जानते हैं दैट इज नॉट द केस। इनफैक्ट आज भी स्टार्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आखिर कैसे? ऐसी कौन सी चीज है जिसने स्टार फॉर्मेशन को ट्रिगर किया? वेल फ्रेंड्स, एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर साइंटिस्टों को भी एक मैथमेटिकल गैप मिला। मतलब रिजल्ट्स कंसिस्टेंट ही नहीं है, और इसीलिए साइंटिस्टों को यहां पर एक स्पेशल किस्म के मैटर के होने के प्रेजेंस को प्रेडिक्ट करना पड़ा, जिसके ऐड होने से ही अर्ली यूनिवर्स के कंडीशंस में हाइड्रोजन के एटम्स फ्यूज हो सके, और यही मैटर फिर कहलाया गया डार्क मैटर। अब जैसे मैंने कहा, डार्क मैटर को आप जैसे ही ऐड करते हो बिग बैंग थियरी में, तो हमारे कैलकुलेशन सेंस बनाने लगते हैं, एज इफ सारे के सारे मिसिंग पजल्स एक साथ आ गए और हम पूरे पिक्चर का सेंस बना पा रहे हैं। और डार्क मैटर के प्रेजेंट होने के इफेक्ट्स को काफी बार लिटरेचर में एक्सपीरियंस भी किया गया। नाउ फॉर कॉन्टेक्स्ट, डार्क मैटर, जैसे हमने जाना, किसी भी पार्टिकल के साथ इंटरैक्ट ही नहीं करता है सिवाय एक फोर्स के, जो है ग्रेविटी। अभी के लिए बस इतना याद रखना, डार्क मैटर का बेस्ट फ्रेंड है ग्रेविटी, और दोनों की दोस्ती पक्की है। अब बढ़ते हैं आगे की कहानी की ओर। जब 1930s में ये पहली बार डिटेक्ट हुआ था, तब साइंटिस्ट इस अजीब फॉर्म ऑफ मैटर के ओरिजिन को लेकर काफी कंफ्यूज थे। बट 1980s आते आते कुछ पार्टिकल फिजिसिस्ट ने थियोरेटिकली प्रूव किया कि डार्क मैटर भी नॉर्मल मैटर की तरह ही बिग बैंग के समय ही बने थे। बस सिर्फ फर्क इतना था कि वो एक डिफरेंट क्लास ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स WIMP यानी कि वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स से बने हुए हैं। एक अलग ही टाइप का पार्टिकल क्लास ही निकाल दिया गया कॉल्ड विम्प। अब जब ऐसे ही विम्प कैटेगरी के बहुत सारे पार्टिकल्स किसी एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, तब वो नॉर्मल मैटर को ग्रेविटेशनली अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। और साइंटिस्टों के हिसाब से अर्ली स्टेजेस ऑफ द यूनिवर्स में भी ऐसा ही कुछ हुआ। उस समय जब हाइड्रोजन एटम्स के फ्यूजन के लिए इनफ एनर्जी मौजूद नहीं थी, तब इन डार्क मैटर पार्टिकल्स के गुच्छों ने हाइड्रोजन एटम्स को ग्रेविटेशनली अट्रैक्ट करके एक साथ लाया। इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एटम्स एक दूसरे से टकराए और उनकी एनर्जी बढ़ी, जिससे उनमें फ्यूजन की शुरुआत हो सकी। और अब क्योंकि स्टार फॉर्मेशन की शुरुआत डार्क मैटर के पार्टिकल्स की वजह से हुई थी, इसीलिए कुछ साइंटिस्टों ने यह थियरी पेश की कि यूनिवर्स के शुरुआत में जितने भी स्टार्स बने हैं वो सभी डार्क मैटर से बने हुए थे। बट ऑन दी अदर हैंड, ऐसा भी एक साइंटिस्टों का ग्रुप था जो इस थियरी को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अब इन दोनों ग्रुप्स में डिबेट चल ही रहा था कि एक नई डिस्कवरी हुई जिसने साइंटिस्टों के अब तक के बिलीफ को ही हिला कर रख दिया। इस नई डिस्कवरी ने यह प्रूव किया कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस ए भी अर्ली यूनिवर्स में मौजूद डार्क मैटर पार्टिकल्स से ही बना हुआ है। दरअसल इन 3 रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज के रिसर्चर्स सैजिटेरियस ए सुपरमैसिव ब्लैक होल यूनिवर्स के फॉर्मेशन के 200 मिलियन साल बाद कैसे बना, इस पर स्टडी कर रहे थे, क्योंकि बिग बैंग थियरी के अनुसार यूनिवर्स के फर्स्ट स्टार्स ही कुछ 100 से 400 मिलियन साल बाद बने थे। एंड नाउ एज वी ऑल नो, जब कोई स्टार फटता है एक सुपरनोवा विस्फोट में, तब जाकर एक ब्लैक होल का जन्म होता है।
एंड उसमें भी किसी ब्लैक होल को सुपर मैसिव ब्लैक होल बनने में ही करीब 1 बिलियन साल लग जाते हैं। ऐसे नहीं है कि एकदम से सुपर मैसिव ब्लैक होल बन गया। तो यहां पर क्लियरली कुछ तो मिसिंग था। या तो बिग बैंग थियरी गलत थी या फिर हमारे ब्लैक होल्स की अंडरस्टैंडिंग इनकम्प्लीट सी थी। और इसे ही वेरीफाई करने के लिए इन तीनों रिसर्चर्स ने एक सुपर कंप्यूटर के जरिए अर्ली यूनिवर्स के कंडीशंस को क्रिएट किया। उसमें उन्होंने यह देखा कि यूनिवर्स में मौजूद डार्क मैटर पार्टिकल्स यानी कि विम्प्स ने सबसे पहले एक डोनट शेप के डिस्क को फॉर्म किया, और फिर जैसे ही वो डिस्क इवॉल्व होते चला गया, वो डिस्क एक सुपर मैसिव ब्लैक होल में तब्दील हो गया, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 270 मिलियन ईयर्स में। अब एक तरह से अगर देखा जाए तो ये स्टडी डार्क मैटर स्टार्स की थियरी को कुछ हद तक सपोर्ट कर रही थी, एविडेंस लेकर आई थी। बिकॉज एज यू ऑल नो, साइंस में एविडेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप थियरी बना सकते हो, बट देन यू हैव टू शो सम एविडेंस टू बैक अप दैट थियरी। अब यहां पर एविडेंस ये था कि क्योंकि अगर डार्क मैटर पार्टिकल्स ब्लैक होल्स बना सकते हैं, तो वही पार्टिकल्स स्टार्स क्यों नहीं बना सकते। और इसीलिए डार्क मैटर से बने ब्लैक होल्स की डिस्कवरी के बाद एस्ट्रोफिजिसिस्ट कैथरीन फ्रीज ने अपनी टीम के साथ मिलकर डार्क मैटर स्टार्स को प्रूव करने के लिए डार्क मैटर स्टार्स के फॉर्मेशन का एक थियोरेटिकल मॉडल बनाया। अब इस मॉडल के हिसाब से इन डार्क स्टार्स में डार्क मैटर के साथ साथ नॉर्मल मैटर यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम भी होता है। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। सो जैसे कि आप इस क्लिप में देख सकते हो, नॉर्मल मैटर से बने स्टार्स का फॉर्मेशन शुरू होता है एक ठंडे डार्क हाइड्रोजन क्लाउड से, नोन एज अ नेब्यूला। सो इस नेब्यूला में ग्रेविटी और प्रेशर के बीच एक टग ऑफ वॉर चल रहा होता है, जिसमें ग्रेविटी गैस मॉलिक्यूल्स को अंदर अट्रैक्ट कर रही होती है और गैस मॉलिक्यूल्स के बीच का प्रेशर उन्हें बाहर ढकेल रहा होता है। एंड एक पॉइंट के बाद ग्रेविटी की वजह से ज्यादा गैस मॉलिक्यूल्स सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हैं, जिससे कि वो सेंटर का हिस्सा काफी डेंस हो जाता है। इसके बाद वहां पर मौजूद गैस मॉलिक्यूल्स गर्म होना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज जहां पर डेंसिटी ज्यादा है वहां पर प्रेशर ज्यादा है, रिजल्टिंगली टेम्परेचर ज्यादा है, एंड एक प्रोटोस्टार का जन्म हो जाता है। ये प्रोटोस्टार अगले 5 लाख सालों तक और भी ज्यादा गर्म और डेंस होते चले जाता है, यानी कि इवॉल्व होते चले जाता है, जिसकी वजह से उसके कोर का तापमान एट द एंड कुछ 15 मिलियन डिग्रीज तक गर्म हो जाता है। अब ये टेम्परेचर इतना गर्म होता है कि इसके वजह से हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स हीलियम में फ्यूज होना शुरू हो जाते हैं और एक स्टार का जन्म होना शुरू हो जाता है। अब बिल्कुल ऐसे ही डार्क मैटर स्टार फॉर्मेशन के वक्त भी होता है। इसमें फर्क सिर्फ इतना होता है कि उन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की खुद की ग्रेविटी के बजाय डार्क मैटर के क्लाउड्स की ग्रेविटी हाइड्रोजन एटम्स को अट्रैक्ट करती है, जिसे डार्क मैटर कैप्चर कहते हैं। और फिर ये डार्क मैटर पार्टिकल्स उन नॉर्मल एटम्स को वो एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं, जिससे फ्यूजन की शुरुआत होती है। इस फ्यूजन में इतनी एनर्जी रेडिएट होती है कि स्टार डार्क मैटर से बनने के बावजूद भी सन से करीब 10 बिलियन टाइम्स ज्यादा ब्राइट दिखता है। यानी अनलाइक नॉर्मल स्टार्स, डार्क स्टार्स में न्यूक्लियर फ्यूजन की शुरुआत डार्क मैटर के वजह से होती है। लेकिन एज आई सेड बिफोर, ये सिर्फ थियरीज और सिमुलेशंस थे, जिसका फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस मिला एक 13.6 बिलियन साल पुराने गैलेक्सी में। दरअसल पिछले साल जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अपने एडवांस डीप एक्स्ट्रा गैलेक्टिक सर्वे के तहत 3 ऐसी गैलेक्सीज को डिस्कवर किया जिनकी एज 13.4 से 13.6 बिलियन सालों के बीच थी, यानी कि यूनिवर्स फॉर्म होने के जस्ट 200 मिलियन साल बाद। अब ये अपने आप में ही एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन था, क्योंकि एक गैलेक्सी को फॉर्म होकर मैच्योर होने में करीबन 1 बिलियन साल का समय लगता है। और इसीलिए कैथरीन और उसकी टीम ने यह अज्यूम किया कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने जो गैलेक्सीज कैप्चर की है वो गैलेक्सी नहीं बल्कि डार्क मैटर से बने स्टार्स हैं। अब क्योंकि इसके पहले किसी भी साइंटिस्ट ने डार्क मैटर स्टार को कैप्चर नहीं किया था, इसीलिए कैथरीन ने इस स्टार का टेस्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर एक मॉडल बनाया। इसके लिए उन्होंने क्लस्टी नाम के एक सॉफ्टवेयर की मदद ली। लेकिन अगर इसे शॉर्ट में समझे तो इसमें हमें बस स्टार की प्रॉपर्टीज इंसर्ट करनी है। ये सॉफ्टवेयर इस डेटा को सिमुलेट करके स्टार का एटमॉस्फेयर और स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट कर लेगा। कैथरीन ने भी बिल्कुल यही किया। उन्होंने उस स्टार का स्पेक्ट्रल डेटा, यानी वो कौन सी लाइट की वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करेगा, इसका पता लगाया और उसका एक फ्रेमवर्क बनाया। अब जैसे ही फ्रेमवर्क रेडी हुआ, उन्होंने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट्स के डेटा पर फोकस किया। लेकिन उसमें उन्हें एक प्रॉब्लम नजर आई। यूजुअली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ऑब्जेक्ट्स के इमेजेस के साथ ही उसका स्पेक्ट्रल डेटा भी प्रोवाइड करता है, पर इस केस में सिर्फ
इमेजेस ही थे, उनका कोई स्पेक्ट्रल डेटा नहीं था। सो उन्होंने इन इमेजेस को अलग अलग कलर फिल्टर्स से पास करके स्पेक्ट्रल डेटा कलेक्ट किया और उसे आरजीबी कलर्स में ब्रेक करके उनका इंडिविजुअल कलर में पीक फाइंड किया। उसके बाद उन्होंने उस डेटा को सॉफ्टवेयर सिमुलेटेड डार्क स्टार के साथ कंपेयर करके एक ग्राफ प्लॉट किया। ऐसा सिमिलर उन्होंने बाकी के 2 इमेजेस के साथ भी किया। अब देखो, इन ग्राफ्स में आपको ये ब्लैक डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ना, वो है JWST के ऑब्जर्वेशंस और ये ब्लू लाइन सॉफ्टवेयर से मिला डार्क मैटर स्टार का डेटा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो क्लियरली दोनों डेटा एक दूसरे से मैच हो रहे हैं। इससे यह कंक्लूड होता है कि JWST द्वारा ढूंढे गए तीनों ऑब्जेक्ट्स डार्क मैटर स्टार्स है। यानी कि इन शॉर्ट कैथरीन ने यह प्रूव कर दिया कि डार्क मैटर स्टार्स यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। पर फ्रेंड्स, क्या सच में? क्योंकि डार्क मैटर की पहेली सुलझते हुए नजर आ रही थी कि तभी कैथरीन को अपने ही मेथड्स में कुछ लूप होल्स भी नजर आ गए। सो अब इसके सबसे पहले लूप होल पर बात करने से पहले आप मुझे बताओ, किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करते हो? ऑब्वियसली आप उससे मिलती जुलती चीज को लेकर उसे कंपेयर करते हो, यानी कि वो आपका एक रेफरेंस बन जाता है। बट व्हाट इफ वो रेफरेंस ऑब्जेक्ट ही अननोन हो? तो एग्जैक्टली यही यहां पर भी हो रहा है। ये JWST से मिले स्टार्स को ऐसे डार्क स्टार से कंपेयर कर रहे थे जो रियल भी नहीं है, बस कंप्यूटर सिमुलेटेड है। सेकेंडली, JWST से सिर्फ इमेजेस ही मिले थे जिससे उन्होंने स्पेक्ट्रल डेटा कैलकुलेट किया था। लेकिन इस प्रोसेस का भी एक फ्लॉ है और वो है लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये कुछ ऐसा है कि आप एक स्ट्रॉ से एक केक को देख रहे हो। इससे आपको केक का कलर यानी कि ऑब्जेक्ट की स्पेक्ट्रल इंफॉर्मेशन तो मिलेगी, बट आप उस केक यानी ऑब्जेक्ट को पूरा नहीं देख पाओगे, ना ही वो किससे बना है ये समझ पाओगे। यानी कि उसके फिजिकल इंफॉर्मेशन की आपके पास कोई जानकारी नहीं होगी। और साथ ही इस प्रोसेस में कैलिब्रेशन, बैकग्राउंड नॉइज सब्ट्रैक्शन जैसे करेक्शंस भी करने पड़ते हैं, जो अगर करेक्टली नहीं हुए तो ऑब्जेक्ट के स्पेक्ट्रम्स में निश्चित एरर्स आ सकते हैं। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लूप होल यहां पर है फ्रेंड्स, JWST की मैग्नीफाइंग पावर। बेसिकली किसी भी टेलीस्कोप की एक रेजोल्यूशन होती है जिसके बियॉन्ड वो जूम नहीं कर पाता, यानी कि उस साइज से छोटे ऑब्जेक्ट्स को वो पर्टिकुलर टेलीस्कोप एक ब्लर स्पॉट की तरह ही शो करेगा। और इस केस में टेस्ट ऑब्जेक्ट की साइज JWST की रेजोल्यूशन पावर से 10 मिलियन गुना छोटी है और इसीलिए इन्हें गैलेक्सीज ना कंसिडर करते हुए स्टार्स कहना साइंटिफिकली इनकरेक्ट हो सकता है, क्योंकि इन ऑब्जेक्ट्स को सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाले एस्ट्रोफिजिसिस्ट कर्टिस लेक ने इन्हें इनिशियली गैलेक्सीज के तौर पर क्लासिफाई किया। सो ऑल इन ऑल फ्रेंड्स, इन ऑब्जेक्ट्स को डार्क मैटर स्टार्स कंक्लूड करने के लिए हमें और डिटेल JWST डेटा और क्लियर इमेजेस की जरूरत होगी। और ऐसा ही कुछ JWST ने रिसेंटली भी किया था, जहां उसे कुछ ऐसा डेटा मिला था कि हमने अर्थ जैसा एक एक्सोप्लैनेट ढूंढ लिया, एग्जैक्टली अर्थ जैसा। अब इस खबर के बारे में सुनकर नासा के सभी एम्प्लॉइज 7वें आसमान पर पहुंच गए थे। इतनी बड़ी न्यूज थी ये, बट एग्जैक्टली ये कौन सा डेटा था और ये डेटा क्या कह रहा था, ये मैंने इस वीडियो में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जिसे आई विल रिकमेंड यू टू गो एंड चेक इट आउट। अगर आज के इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला फ्रेंड्स, तो एक लाइक जरूर ठोकना और सब्सक्राइब करना ना भूले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के। सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे क्यूरियस, जय हिंद।